वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन रीडिफाइंड में। मैं अमन और आज हम लेंगे रीजनिंग में एक टॉपिक जिसका नाम है इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ क्या होती है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट है रीजनिंग में, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सब हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में भी हमें वही लेके चलना है कि इस टॉपिक का हमें बेस मजबूत करना है, फाउंडेशन पे हमें वर्क करना है। जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मेनली हमें उन पर पहले फोकस करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनइक्वलिटीज क्या होता है और एग्जाम में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में या बोथ, है ना। तो अगर हम बात करें क्लरिकल एग्जाम की या ऑफिसर के पीओ के एग्जाम की, आईबीपीएस की बात करें, एसबीआई की बात करें, आरबीआई असिस्टेंट या जितने भी एग्जाम्स होते हैं आईबीपीएस के द्वारा, बैंकिंग सेक्टर में हम बात करेंगे। इनइक्वलिटीज में आप ये समझिए कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा गया है प्रीवियस ईयर्स में और उसके पहले के भी समय में, मतलब मैं पिछले 4-5 साल की बात कर रहा हूँ आपसे और उसके भी 1-2 साल पहले की। तो इनइक्वलिटीज को लेके काफ़ी कुछ अच्छे क्वेश्चन देखे गए हैं, काफ़ी अच्छे नए तरीके के क्वेश्चन देखे गए हैं, कोडेड इनइक्वलिटीज देखी गई हैं, सिंपल इनइक्वलिटीज देखी गई हैं। और प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो आपको एक 5 क्वेश्चन का सेट देखने को मिलता है, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, कुछ कंक्लूजन्स दिए होंगे और 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वो 5 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आप वो 5 क्वेश्चन विद इन 1.5 मिनट, 1 या 1 से 1.5 मिनट के बीच में वो 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर 1 या 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको 5 नंबर सिक्योर हो रहे हैं, 5 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं प्रीलिम्स की मैं बात करूं, तो उस हिसाब से या उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनइक्वलिटी होता क्या है, इनइक्वलिटी का मतलब क्या है। इनइक्वलिटी को अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो बोलते हैं असमानता। असमानता, जब कोई दो चीज़ें समान नहीं होती तो उनके बीच में क्या रिश्ता होता है, उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। या इसको और सरल भाषा में बोलूँ तो दो लोग या दो चीज़ें अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं तो उनके बीच में कुछ रिलेशन तो होता है, या तो वो एक दूसरे से बड़ी होंगी या छोटी होंगी या बराबर होंगी। इसका मतलब है कि हमें इस चैप्टर में कंपैरिजन के ऊपर फोकस करना है। कंपैरिजन ही इस चैप्टर का आधार है। अगर मैं आपको बोलूं कि इनइक्वलिटी को एक शब्द में मुझे डिफाइन करना है या एक सिंगल वर्ड में मुझे इनइक्वलिटी को डिफाइन करना है तो मैं लिखूंगा कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन हमने सही कर लिया तो इनइक्वलिटी में 5 नंबर हमारे पूरे सिक्योर हो गए हैं और पूरे के पूरे 5 नंबर आप 1 से 1.5 मिनट में, थोड़ा और 10 सेकेंड ले लीजिए, लेकिन उतने समय में आप उसको कवर कर लेंगे विथ प्रैक्टिस, विथ सफिशिएंट प्रैक्टिस। और जो आपका कमांड बनेगा इस टॉपिक के ऊपर, उसकी वजह से आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। तो कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन कैसे हो सकता है भाई, कोई दो लोग हैं, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनके बीच में कंपैरिजन किस आधार पे हो सकता है। मान लीजिए उनकी एज का कंपैरिजन करना है हमें, तो या तो ए बी से बड़ा होगा, या तो ए बी से छोटा होगा, या फिर ए और बी समान होंगे यानी इक्वल होंगे, या तो ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है। तो मेन जो हम समझते हैं कि इस दुनिया में जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है, अगर कंपैरिजन के टर्म्स में मैं बात करूं, कंपैरिजन के टर्म्स में मैं जब बात करूंगा तो मेन इस दुनिया में जो रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं वो 3 ही करते हैं, या तो ग्रेटर, लेस या फिर इक्वल। ग्रेटर, लेस या फिर इक्वल, ठीक है। तो अगर हम किसी दो लोगों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में या दो एलिमेंट्स के बीच में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो या तो हम उनको ये बताना चाह रहे हैं या हम उस स्टेटमेंट से कंक्लूजन ये निकालना चाह रहे हैं कि ए बी से बड़ा है, या तो ए बी से छोटा है, या ए बी के समान है, इक्वल है। ये तो बात हो गई 3 हम जो कंपैरिजन करते हैं इनकी। तो कंपैरिजन के लिए आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो आते हैं, क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, वो इस तरीके से पूछा जाता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके साथ कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे बेसिकली, या हम जनरली जिसको बोलते हैं इन जनरल वे में 2 कंक्लूजन दिए जाते हैं आपको, ए और बी। तो ए और बी कंक्लूजन, उसमें लिखा रहेगा कि इन स्टेटमेंट्स को सत्य मानते हुए कि दीज स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू,
देन आपको जो कंक्लूजन दिया गया है उस पर आपका डिसीजन आपको देना है, उसका आंसर आपको देना है। तो आंसर देने के लिए हमें कंपैरिजन समझना बहुत जरूरी है। हम कैसे उनको समान असमान कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, उनके बीच में क्या तुलना हम कर सकते हैं, उसके आधार पे हमारा आंसर निकल के आएगा। तो 3 साइन तो ये होगा कि ग्रेटर, लेस और इक्वल। अब अगर हम इन दोनों के साथ मतलब ग्रेटर और लेस के साथ अगर हम इक्वल ऐड कर दें, है ना, अगर हम ग्रेटर और लेस के साथ इक्वल ऐड कर दें तो हमारे पास 2 साइन और बन जाएंगे। एक बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू और एक बनेगा लेस देन और इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू का क्या मतलब है? देखिए, ग्रेटर और लेस तो हमने समझ लिया भाई, या तो वो बड़ा होगा या वो छोटा होगा। अब ग्रेटर इक्वल टू और लेस इक्वल टू, उसमें 2 साइन है, एक ग्रेटर है और एक इक्वल भी है। वैसे ही लेस देन इक्वल टू में एक लेस देन और एक इक्वल टू भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें से 2 साइन निकलेंगे, या तो ग्रेटर या फिर इक्वल, और यहां से निकलेंगे या तो लेस या फिर इक्वल। 2 साइन मिला के ये बनाया गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। जब ये कहा जाता है कि वह ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है, उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है या तो ए बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है। तो उसमें 2 साइन की आवश्यकता पड़ती है। और जब क्वेश्चन हम इसके देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, आगे इंप्लीकेशंस देखेंगे, तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आएगा। अभी हम देखते हैं कि ग्रेटर, लेस और इक्वल 3 साइन हमारे पास ये हो गए। 2 साइन हो गए ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, 5 साइन। एक नया साइन और आया है, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, समान नहीं है। वो अपने आप में ही बोल रहा है ना कि समान नहीं है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है उसका क्या मतलब होगा? ए और बी के बीच के कंपैरिजन की मैं बात करूं और उनमें लिखा है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इससे 2 चीजें निकल के आती हैं, या तो ए बी से बड़ा है या तो ए बी से छोटा है। लेकिन वो दोनों कभी भी समान नहीं होंगे। नॉट इक्वल टू उसने बोल दिया कि वो समान नहीं होंगे। अब या तो ए बी से बड़ा हो सकता है या ए बी से छोटा हो सकता है, लेकिन उसके इक्वल कभी नहीं होगा। तो एक चीज तो हमने इस टॉपिक में ये देख ली कि कंपैरिजन जो हमें करना है, या किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 एलिमेंट्स के बीच में जो कंपैरिजन हमें करना है वो किस तरीके से करना है, और उनका जो निष्कर्ष है, या तो बड़ा है या छोटा है, वह समान है, बड़ा या समान है, छोटा या समान है, या फिर समान नहीं है ना। तो वो हम उसमें देखेंगे। इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सबसे इंटरेस्टिंग जो मैं इसका आपको पार्ट बोलूंगा, वो बोलूंगा इसके ऑप्शंस। जो इसके ऑप्शंस आते हैं, क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके साथ 2 कंक्लूजन दिए रहेंगे और 5 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब उन 5 ऑप्शंस में जो मजा है पूरा टॉपिक का, वो उन ऑप्शंस में ही है। जैसे आपका जो पहला ऑप्शन रहेगा ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो, केवल निष्कर्ष एक ही सत्य है, ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ओनली 2 फॉलोज, थर्ड ऑप्शन जो रहेगा आपका वो रहेगा आइदर और, मतलब आइदर 1 और सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ या तो निष्कर्ष 1 सही है या फिर निष्कर्ष 2 सही है, दोनों सही नहीं है ना। उसके लिए एक अलग मेथड है, उसको जस्टिफाई करने का एक अलग ढंग है, उसको समझने का एक अलग तरीका है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आइदर और केस में। तो आइदर और का मतलब है कि या तो पहला सही है या दूसरा सही है, दोनों साथ में नहीं है। अगर पहला सही है तो दूसरे को गलत होना ही पड़ेगा, और अगर दूसरा सही है तो पहले को गलत होना ही पड़ेगा। ये इस ऑप्शन की खासियत है। चौथा जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो मिलता है नाइदर नॉर, नाइदर 1 नॉर सेकंड। ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों ही गलत है, तो नाइदर नॉर हमें मिल जाएगा। और 5वां मिलता है बोथ, ठीक है। तो बोथ में पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। सिर्फ पहला सही है तो हम ए लेंगे, सिर्फ दूसरा सही है तो बी लेंगे। आइदर और केस अगर बन रहा है और जस्टिफाई हम उसे कर पा रहे हैं तो हम ऑप्शन सी लेंगे।
नाइदर नॉर, यानी ना कि पहला सही है ना कि दूसरा सही है, दोनों ही गलत है, तो हम फोर्थ ऑप्शन लेंगे डी, या फिर बोथ सही है तो हम ऑप्शन लेंगे ई। इन ऑप्शंस की वजह से ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। इस चैप्टर के जो आंसर्स आप कई बार टिक करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा पर आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन जाएगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस हम करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, अपन और उसमें क्वेश्चंस देखेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर क्लियर होगी। अब ये देखना है कि कंपैरिजन किस तरीके से करना है, कंपैरिजन कैसे किया जाता है, या कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, इस निष्कर्ष पर हम कैसे आएंगे, इस कंक्लूजन तक हमको कैसे आना है, वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। उसके लिए हम देखते हैं कि जब भी हम कंक्लूजन्स की बात करेंगे, जब भी हम कंक्लूजन निकालेंगे, किसी स्टेटमेंट को हमें दिया गया और हमें उसमें से कंक्लूजन फाइंड करना है, तो हम हमेशा कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, हमेशा कॉमन फैक्टर लिया जाएगा। जैसे आपको कहीं स्टेटमेंट में ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू मिल गया है ना, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू मिल गया। अब ग्रेटर इक्वल टू में दो साइन है, एक तो ग्रेटर और दूसरा इक्वल, तो कॉमन क्या निकलेगा यहां से, ग्रेटर। वैसे ही अगर हम लेस और लेस देन इक्वल टू की अगर बात करें, तो इन दोनों में कॉमन साइन क्या निकलेगा हमारे पास, लेस। कॉमन साइंस निकाल लें, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कॉमन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो एक ही साइन निकल के आ रहा है। वैसा ही लेस देन और लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, तो इनमें कॉमन तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये साइन खुद अपने आप में कॉमन है, पूरे स्टेटमेंट में यही दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कॉमन निकालेंगे। हमें जब भी चेन स्टेटमेंट में देखने को मिलेगी, हम कैसे एलिमेंट्स की चेन फॉर्म कर सकते हैं, वो बिखरे हुए अगर दिए होंगे तो हम कैसे उनको जोड़ के एक चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, देन हमारा एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में क्या साइन आने वाला है कॉमन, उसको हम फाइंड कर सकते हैं और उसको हम अपने आंसर में कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो एक तो ये चीज हो गई कॉमन वाली। एक हम चीज और इसमें समझते हैं कि कब हमें कंक्लूजन निकालने में प्रॉब्लम होगी। देखिए, समझने के कई सारे तरीके हैं, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ये वो, हम उन सब के पीछे इतना नहीं भागेंगे, हम सिर्फ कॉमन के पीछे भागेंगे। अगर आपने कॉमन साइन के ऊपर कमांड बना ली है, कॉमन साइन कैसे निकाला जाता है इस चीज पे आपने मास्टरी कर ली है, तो ये टॉपिक फिर मुश्किल नहीं लगेगा आपको किसी एंगल से। आप इसको नहीं बोल सकते कि यार टफ है, बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत अच्छे नंबर आपको देके जाएगा प्रीलिम्स में। जैसे ही इसके 5 क्वेश्चन देखेंगे आपका चेहरा खिल जाएगा कि वाह यार चलो 5 नंबर तो पक्के हो गए रीजनिंग में। फिर आगे दूसरा टॉपिक ढूंढेंगे हम, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंक्लूजन कहाँ नहीं निकल सकता, कैसे हमें ये पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं स्थापित होगा या हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो आप देखेंगे अगर आपको मिलता है ये दोनों साइन बीच में मिल रहे हैं, ऑपोजिट्स, ग्रेटर लेस ऑपोजिट मिल रहे हैं, तो नहीं बता सकते। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस मिल रहे हैं और लेस देन इक्वल टू, वैसे ही इसका ऑपोजिट हम बना सकते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, उसका ऑपोजिट हमने बना दिया। ठीक है, अगर आपको ऐसे ब्रैकेट्स मिलेंगे, इनको ब्रैकेट्स भी बोल सकते हो आप, ऑपोजिट बोल सकते हो, क्योंकि देखिए अगर ग्रेटर और लेस दोनों मिल गए स्टेटमेंट में और इनके बीच के एलिमेंट्स का हमसे, इनके जो एंड एलिमेंट्स हैं उनके हमसे रिलेशन पूछा गया है, तो वो हम स्थापित नहीं कर पाएंगे, उस पर हम 100% श्योरिटी नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के समझाता हूं मैं। A इज ग्रेटर देन B और B इज लेस देन C, ठीक है। A B से बड़ा है और B C से छोटा है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि A और C के बीच का रिलेशन बताइए, A और C के बीच का रिलेशन बताइए। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि A जो है वो B से बड़ा है और B जो है वो C से छोटा है। अब आप A और C के बीच का रिलेशन बताइए, तो हम कैसे बता सकते हैं, हम इसको नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि भाई A और B की बात कर रहे हैं तो A B से बड़ा है, ये चीज हमें क्लियर हो गई कि भाई B छोटा है और A बड़ा है। अब C की जब बात करेंगे तो C का रेफरेंस किसके साथ दिया हमें, B के साथ, तो बोला गया है कि C जो है वो B से बड़ा है और इधर A भी B से बड़ा है और A और C के बीच में आपसे रिलेशन पूछा है, तो A और C के बीच में रिलेशन आप नहीं बता सकते। आप 100% श्योर नहीं है कि A B से बड़ा है, A C से बड़ा है या A C से छोटा है या A और C इक्वल हैं। तो जब आपको ऑपोजिट्स देखने को मिलेंगे साइन, जब आप ऑपोजिट साइन की बात करेंगे, ऑपोजिट साइन को आप जब देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आप इसका
कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। कंक्लूजन निकालने में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम 100% नहीं बता सकते कि वो उससे बड़ा ही है, वो उससे छोटा ही है, या वो उसके समान ही है। हम कंफर्म नहीं है, हमें डाउट है। ए और सी के बीच में रिलेशन तो है, होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, या तो ए बड़ा होगा या ए छोटा होगा, या ए और सी समान भी हो सकते हैं, लेकिन क्या रिलेशन है ये हम इस स्टेटमेंट के आधार पर आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शंस जब आएंगे तो उन ऑप्शंस की हेल्प से वो क्वेश्चन को आप टिक कर सकते हो, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब वहीं पर अगर एक एग्जांपल हम और देखें, हम एक एग्जांपल और लेते हैं, a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन इक्वल c। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि a और c के बीच का रिलेशन बताइए, तो क्या हम a और c के बीच का रिलेशन बता सकते हैं? क्योंकि अब हमें साइन जो है वो फेवरेबल मिल रहा है, ऑपोजिट साइन नहीं मिल रहा है। क्या करना था, मैंने क्या बोला था कि आपको कॉमन ढूंढना है। साइंस में कॉमन ढूंढने के लिए क्या करेंगे, a और b में a बड़ा है, ठीक है, b और c में b या तो बड़ा है या बराबर है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। तो कॉमन क्या निकला, ग्रेटर, तो a इज ग्रेटर देन c, ये हमारा कंक्लूजन यहां से निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप अगर कॉमन फैक्टर लेके चलेंगे या कॉमन साइन की ओर हम मूव करेंगे, उस चीज को ज्यादा पकड़ के चलेंगे, तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। ऑपोजिट साइन मिलेंगे उसको छोड़ देंगे इन द सेंस क्वेश्चन जब करेंगे तब मैं आपको इसका इंप्लीकेशन भी बताऊंगा। तो दो कुछ चीजें तो मैंने आपको ये बता दी कि भाई क्या होता है इनइक्वलिटी, कंपैरिजन करना है, साइन क्या होते हैं, किस तरीके से कंपैरिजन होता है, कैसे हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, साइन कैसे कॉमन निकाल सकते हैं, कहां पे हम आंसर नहीं निकाल सकते, हम 100% श्योर नहीं हो सकते इन साइंस के बीच में, अगर ये मिलते हैं हमें कॉमन साइंस में तो हम इनके बीच में श्योर नहीं हो सकते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन है वो सही है या नहीं है। तो हम उसको किस तरीके से डील करेंगे क्वेश्चन में, वो देखते हैं। अब आपको एक केस और बताता हूं इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा। आइदर और केस, आइदर और केस के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो आइदर और केस इस क्वेश्चन का या इस टॉपिक का, मैं कहूँ क्वेश्चन का नहीं टॉपिक का, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जानदार शानदार अगर कोई पॉइंट है इस पूरे टॉपिक में तो वो सिर्फ आइदर और केस ही है। क्योंकि आइदर और केस में इतना ज्यादा आपको मजा आएगा सॉल्व करने में, या जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनने में। क्योंकि क्या है कि कई बार चीजें ऐसी आपके सामने आएंगी जो स्टेटमेंट में भी नहीं होंगी पर कंक्लूजन में है, तो भी हम आंसर कर सकते हैं। कई लोग वहां पे लगाएंगे नाइदर ऑन, ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है, वो नाइदर ऑन लगा के डी ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो आइदर और केस चेक वहां पे करना भूल जाते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें इस मिस्टेक से बचना है। हमें आइदर और केस समझना है कि आइदर और केस क्या होते हैं, आइदर और केस का क्या इंप्लीकेशन है, आइदर और केस को हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, है ना, कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं, हम ये समझते हैं। आइदर और केस का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं। एक स्टेटमेंट में लिखता हूं, ये मैंने एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, सी इज लेस देन डी, डी इज लेस देन और इक्वल टू ई, एंड ई इज इक्वल टू एफ। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझते हैं, तो आपका हो गया स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। ठीक है, तो कंक्लूजन में एक और दो कंक्लूजन लेंगे हम, दो कंक्लूजन के बीच में ही हमारा पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। तो कंक्लूजन की मैं बात करता हूं, तो कंक्लूजन में मैं देखूंगा कि चलो अपन ए और एफ के बीच में या ए और डी के बीच में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो ए और डी के बीच में रिलेशन की बात करें, आपको क्वेश्चन देगा कि ए इज ग्रेटर देन डी टू ए, ऐसा दे दिया उसने आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि इस स्टेटमेंट के आधार पर अगर हम इस स्टेटमेंट को डेफिनेटली ट्रू मानते हैं, स्टेटमेंट को सत्य मानते हैं, तो हमारे जो कंक्लूजन है हमें उन पर आंसर करना है। उन पर हमारा क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन से याद है सबको, ऑप्शन जो अपन ने देखे थे यहाँ पर ये 5 होते हैं, ओनली वन, ओनली टू, आइदर और, नाइदर नॉर और बोथ।
उसके आधार पर हम आंसर करेंगे, उसके आधार पर आंसर करेंगे साथियों। तो देखते हैं ए और डी के बीच में है ना, तो ए से डी तक चलते हैं, पहले कॉमन साइन ढूंढेंगे सबसे पहले, तब हमारा आंसर निकल के आएगा कॉमन साइन। ए से बी, बी से सी, सी से डी। अब देखेंगे ए से डी तक जब आप गए, ए से डी तक जब आप गए तो आपको ऑपोजिट साइन मिल गए, ऑपोजिट साइन देखने को मिले हमें, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, है ना। मतलब जब यहाँ से यहाँ तक आ रहे थे ए से बी, बी से सी, तो कॉमन साइन था, लेकिन जैसे ही डी तक आए तो हमें ऑपोजिट साइन मिल गया। जब भी हमें ऑपोजिट साइन मिलेगा तो क्या हम ये बता पाएंगे कि इनके बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है? हम नहीं बता पाएंगे, एग्जैक्ट रिलेशन हम नहीं बता पाएंगे कि हाँ ये डेफिनेटली ट्रू है, वो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब हम सिर्फ एक कंक्लूजन 1 को जज करते हैं। पहले कंक्लूजन 1 को हम जज करेंगे तो ए डी से बड़ा है क्या? नहीं है, क्योंकि कॉमन साइन तो ऑपोजिट आ गए हमारे, तो ए डी से बड़ा है क्या? ए डी से बड़ा नहीं है। चलिए, ए डी से बड़ा नहीं है तो क्या डी ए से बड़ा है या बराबर है? हम ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां भी हमारे पास कॉमन साइन तो वही है, कॉमन साइन ऑपोजिट आ गए हमारे, तो ना ए बड़ा है, ना डी बड़ा है, ना ए बराबर है। ठीक है, अभी के हिसाब से अगर सिंगल सिंगल कंक्लूजन को मैं कंक्लूड करता हूं मेरे आंसर में, तो दोनों कंक्लूजन मेरे गलत हो रहे हैं। अब समझते हैं कि आइदर और केस कैसे एग्जिस्ट करता है और उसको कैसे चेक किया जाता है। तो आइदर और केस के लिए आपको सबसे पहले 3 कंडीशन याद रखनी है। ये 3 कंडीशन आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 कंडीशन को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इन 3 कंडीशन को जैसे आप चेक करेंगे, आपका आइदर और केस पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, उसमें कभी डाउट नहीं आएगा। आइदर और केस के लिए सबसे पहली चीज देखेंगे हम कि जो कंक्लूजन में एलिमेंट्स हमको दिए गए हैं, एलिमेंट्स मतलब ए डी, डी और ए, ठीक है, तो वो कॉमन है दोनों ही कंक्लूजन में, तो हाँ हमारे कॉमन है। यहाँ भी ए और डी दिया है, यहाँ भी ए और डी दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हैं। अगर इंडिविजुअल की मैं बात करूं तो दोनों कंक्लूजन गलत हैं। जी हाँ, दोनों कंक्लूजन गलत हैं। मेरा कंक्लूजन 1 भी गलत है और कंक्लूजन 2 भी गलत है। स्टेटमेंट के आधार पे जब मैंने निकाला तो दोनों कंक्लूजन मेरे गलत आए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट यह है कि दोनों एलिमेंट्स के बीच में, जो एलिमेंट्स दिए गए हैं आपको कंक्लूजन में, उनके बीच में तीनों साइन आ रहे हैं क्या? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 3 ही कंपैरिजन के लिए हम जो आधार मानते हैं या कंपैरिजन का जो रिजल्ट हम मानते हैं वो 3 प्रकार का हो सकता है। या तो कोई किसी से बड़ा होगा, या तो कोई किसी से छोटा होगा, या कोई किसी के समान होगा, बराबर होगा। तो तीनों साइन आ रहे हैं क्या, ये चेक करना है। ये चेक करने के लिए देखिए, ए डी से बड़ा है मतलब ग्रेटर वाला साइन आ गया मेरे पास, ए डी से बड़ा है मतलब ग्रेटर वाला साइन आ गया। डी ए से या तो बड़ा है या बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है ना, तो डी ए से बड़ा है या तो बराबर है, मतलब ए डी से या तो छोटा है या बराबर है। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज करता हूं, मैं उन एलिमेंट्स की पोजीशन को आपस में स्वाइप कर देता हूं, तो उनके बीच का जो साइन है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट साइन से चेंज हो जाएगा। तो मैंने उसको चेंज किया तो साइन भी चेंज हो गया। तो अब क्या बोला है कि भाई ए डी से बड़ा है, हाँ है, हो सकता है, मतलब ग्रेटर का साइन आ गया मेरे पास। फिर बोला है कि ए डी से छोटा है, तो लेस का साइन भी आ गया, और इसके साथ इक्वल भी लगा है तो इक्वल भी हो सकता है। तीनों साइन आ गए मेरे पास, मैंने तीनों कंडीशन फुलफिल कर ली। जब मैंने ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर ली तो इसका आंसर बनेगा आइदर और। अब आइदर और बना है तो इसका मतलब भी समझ लेते हैं हम कि क्यों बना है, क्यों तो बना है वो समझ लिया। कैसे है ये देखिए, आइदर और का मतलब अब ये हुआ आंसर में कि अगर मेरा कंक्लूजन 1 सही है, अगर मेरा कंक्लूजन 1 सही है कि ए डी से बड़ा है, ठीक है, तो कंक्लूजन 2 को गलत होना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं ये मानता हूं कि मेरा कंक्लूजन 2 सही है तो ए को गलत होना ही पड़ेगा। आइदर और का मतलब ही वही है, आइदर 1 और 2 फॉलोज, दोनों में से कोई एक ही सत्य है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को देख के चलेंगे, इस चीज को दिमाग में रखेंगे, तो आइदर और केस बहुत इजी पड़ेगा आपको, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है फिर इसमें। तो अगर ये 3 कंडीशन आपने देख ली हैं, 3 कंडीशन में मेन यही था, क्या बोला मैंने कि दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। जब अकेले अकेले मैं उनको कंपेयर करता हूं, ऑब्वियसली बात है, पहले एक कंपेयर होगा दूसरा होगा, अलग अलग करेंगे, तो दोनों ही कंक्लूजन मेरे गलत होने चाहिए। दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट्स सिमिलर होने चाहिए। एलिमेंट्स मतलब ए और डी जो लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पर, वो सिमिलर होने चाहिए। और तीसरा,
दोनों के बीच में मेरे तीनों साइन एग्जिस्ट होने चाहिए, मतलब मेरे तीनों साइन आने चाहिए। तीन ही रिलेशन है, या तो कोई बड़ा होगा, या तो कोई छोटा होगा, या तो कोई बराबर होगा। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं देन वी गो फॉर आइदर और केस। और ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे नाइदर नॉर लगाएंगे, ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है, नाइदर और लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आइदर और केस की तरफ वो मूव नहीं करते। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि एक बार आइदर और केस की तरफ हम मूव कर सकते हैं, तो आपका -0.25 बच जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ कंक्लूजन्स की बात, कुछ ऑप्शंस की बात, आइदर और केस की बात, किस तरीके से हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं या कॉमन साइन हमें निकालना है, कॉमन साइन के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। कहाँ पे हमारा आंसर नहीं आएगा वो भी हमने देख लिया है कि ऑपोजिट हमको जब सिंबल मिलेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, ऑपोजिट सिंबल रहेंगे हमारे पास तो हम आंसर नहीं दे सकते। देखिए आंसर तो हम दे सकते हैं, पर हमसे वो पूछता है डेफिनेटली ट्रू बताइए आप, तो डेफिनेट नहीं है हम। ये जो वर्ड डेफिनेट लगा दिया है ना उसने, वो डेफिनेट नहीं है, हम डाउट में है, 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हाँ भी है ना भी है, तो उस वजह से हम उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए पता लगाइए कि उनके नीचे दिए गए निष्कर्ष 1 और 2 में से कौन सा या कौन से निश्चित रूप से सत्य हैं। लिखा है उसने निश्चित रूप से सत्य हैं, है ना, जैसे यहां लिखता है डेफिनेटली ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंस है इस वर्ड का, है ना। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इफ ओनली 1 फॉलोज, इफ ओनली 2 फॉलोज, या ट्रू, आइदर 1 और 2 इज ट्रू, नाइदर 1 नॉर 2 इज ट्रू, और 1 and 2 बोथ आर ट्रू, या कि दोनों ही सही हैं। अब स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं हम। ठीक है, हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है एक सिंपल। निष्कर्ष पे आते हैं, हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो H इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। एक बात और बता दूं कि मैं हमेशा जब ये इनइक्वलिटी सॉल्व करता हूं या जब मैं पढ़ता भी था तब भी मैं हमेशा ग्रेटर वाले पॉइंट को पकड़ के चलता था। आप भी कमांड बना सकते हैं, प्रैक्टिस करिए आप भी, जैसा आपको सूटेबल लगता है। मेरे को ग्रेटर वाले पे ज़्यादा कमांड है, मैं हमेशा उस वाले पॉइंट को पकड़ के चलता हूँ और उसके माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, पर वो आपके इंडिविजुअल, आपकी कैपेसिटी, आप कैसा उसको कर सकते हैं या कैसा आप उसमें नयापन ला के आपको जैसा सुटेबल लगे। कंक्लूजन दिया हुआ है H इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, H इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। ये रहा B और ये रहा मेरा H। अब H बड़ा है या बराबर है, ग्रेटर और इक्वल टू बोला मैंने, है ना। तो भाई B और H के बीच में कॉमन क्या निकल के आ रहा है, ग्रेटर, है ना। यहां से हम देखेंगे तो कुछ ऐसा हमको दिख रहा है। ठीक है, इसका अगर उल्टा मैं लिखूंगा, H को यहां लाऊंगा, B को यहां लाऊंगा, तो साइन भी बदल जाएगा मेरा। तो H इज ग्रेटर देन B आ गया, जबकि यहाँ क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब ग्रेटर है तो ग्रेटर और इक्वल टू कैसे हो सकता है, उसने तो साफ साफ बोल दिया कि वो बड़ा है, तो इक्वल टू को छोड़ देंगे, तो ये वाला कंफ्यूजन गलत है। दूसरा देखते हैं A और D के बीच में, A इज ग्रेटर देन D। ये रहा मेरा A और ये रहा D। ठीक है, A और D के बीच में दिख रहा है आपको, ऑपोजिट साइन आ गए, ऑपोजिट साइन आ गए, मतलब हम आंसर नहीं कर सकते। होगा इनके बीच में कोई रिलेशन, बट हमसे क्या पूछा गया है, निश्चित रूप से सत्य बताइए। तो निश्चित रूप से तो ये सत्य नहीं है, हमें नहीं पता है अभी, क्योंकि ऑपोजिट साइन आ गए। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, नाइदर नॉर, ना कि पहला सत्य है ना कि दूसरा सत्य है, दोनों ही गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शंस तो अब मैं रीड नहीं करूंगा, वो सेम है, हम सिर्फ कंक्लूजन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात करेंगे। स्टेटमेंट दिया गया है हमें एक, ठीक है, उसके साथ कंक्लूजन दिया गया है 2। बोला गया है P इज ग्रेटर देन R, R ये रहा और P ये रहा। ठीक है, R और P के बीच में कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर है, कॉमन क्या आएगा, ग्रेटर। ग्रेटर किसकी तरफ, P की तरफ, तो P पहले लिखता हूँ, R बाद में लिखता हूँ। P की तरफ ग्रेटर है, इसको उल्टा लिखा है, यहाँ पर R लिखा है P लिखा है, लेकिन ग्रेटर कौन है, P है ना। भाई आप उसको पलट भी सकते हैं, उसको इंटरचेंज करेंगे, लेकिन रिलेशन वही रहेगा, वो सिर्फ आपके देखने का नजरिया है। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये सही दिखेगा हमको, क्योंकि भाई P जो है वो R से बड़ा है। दूसरा देखते हैं, T इज ग्रेटर देन R, T इज ग्रेटर देन R, तो ये रहा T और ये रहा R, है ना। T इक्वल्स टू S, इक्वल टू का मतलब क्या है, उन दोनों की पोजीशन जब आप बदलेंगे तो इक्वल का ऑपोजिट कोई साइन नहीं होता है, तो इक्वल का साइन इक्वल ही रहेगा। नॉट इक्वल टू नहीं लेना है ऑपोजिट में, भाई ग्रेटर का ऑपोजिट लेस है, नॉट इक्वल टू बहुत अलग चीज है।
नॉट इक्वल टू का मतलब है कि वो समान नहीं है ना। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि P R से बड़ा है या R P से छोटा है, बातें दो अलग अलग हैं लेकिन दोनों का सार एक ही है कि P बड़ा है। मैं बोल दूं P R से बड़ा है या R P से छोटा है, बड़ा तो हमेशा P रहेगा, तो उस चीज को समझना है हमें। तो बोल रहा है कि T इज ग्रेटर देन R, बिल्कुल सही बोल रहा है, दोनों ही सही हैं, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, बोथ आर ट्रू। फिफ्थ, कंक्लूजन 1 एंड बोथ, कंक्लूजन 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। ठीक है, A B से बड़ा है या B A से छोटा है, कहने का तरीका अलग है पर बात एक ही है, जो उसका सार है, जो कंक्लूजन है वो एक ही है। तो ये हमें याद रखना है, इस चीज पे हमें मिस्टेक नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, Q इज ग्रेटर देन W। कहां गया Q, ये रहा, Q इज ग्रेटर देन W। तो V और W इक्वल है, तो मैं W को अगर V की जगह शिफ्ट करूंगा तो Q इज ग्रेटर देन W मुझे दिख जाएगा, मतलब मेरा कंक्लूजन पहला सही है, डेफिनेटली ट्रू है। दूसरे की बात करते हैं, S इज ग्रेटर देन W, ये रहा S और ये रहा W। तो W से S तक अगर आप आएंगे तो कॉमन क्या मिला आपको, ग्रेटर, और ग्रेटर कौन आया, S, तो S इज ग्रेटर देन W, दोनों ही कंक्लूजन मेरे सही हैं। ठीक है, तो आंसर बनेगा इसका ई, कि बोथ द कंक्लूजन आर करेक्ट। F इज ग्रेटर देन P और S इज इक्वल Q, ये दो कंक्लूजन दिए गए मुझे। ठीक है, P और F के बीच में देखता हूं मैं, ये रहा F और ये रहा P। ठीक है, P और F के बीच में मैं बात करूंगा तो बोला गया कि F बड़ा है, भाई P से Q, Q से बराबर है F, कॉमन क्या निकला, बराबर, बराबर के साथ ग्रेटर भी है, लेकिन ग्रेटर और बराबर का क्या मतलब होता है, या तो वह उससे बड़ा है या बराबर है, छोटा नहीं है ना। इस चीज से एक ये भी समझ में आता है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कहीं पर लगा हुआ है, उसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में जो रिश्ता है, A और B की बात करूं मैं, कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, तो उसका ये मतलब है कि A B से या तो बड़ा है या बराबर है, छोटा कभी नहीं होगा। तो या तो बड़ा है या बराबर है, लेकिन कंफर्म नहीं है ना, कंफर्म नहीं है, 50-50 में है, हमको डेफिनेटली ट्रू मांगा गया है हमसे, तो F इज ग्रेटर देन P गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी 50-50 में हम, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, पर हमें नहीं पता अभी क्या है। फिर बोल रहा है S इज इक्वल टू Q, ये रहा Q और ये रहा S, दोनों के बीच में क्या आ रहा है कि S जो है वो Q से बड़ा है, बड़ा है तो बराबर नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर बनेगा नाइदर नॉर, कि हमारे दोनों ही निष्कर्ष सही नहीं है, दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो, H इज लेस देन D। ठीक है, ये रहा H, D दिया ही ना हुआ। ठीक है, तो जब हमें स्टेटमेंट में H दिया हुआ है लेकिन D नहीं दिया हुआ है, तो H इज लेस देन D हम बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, हमें क्या पता, दिया ही नहीं है स्टेटमेंट में, कैसे आप फाइंड करेंगे। फिर D इज लेस देन और इक्वल टू H, तो हम ये भी नहीं बोल सकते। ठीक है, दोनों ही कंक्लूजन गलत हो गए, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, दोनों के बीच के एलिमेंट सेम है, क्लिक कर रहा है कुछ, दोनों ही कंक्लूजन गलत हो गए हैं, दोनों के बीच के एलिमेंट सेम है। क्या दोनों के बीच में तीनों साइन आ रहे हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल, अगर आ रहे हैं तो हम आइदर और केस चेक करेंगे एक बार। देखिए क्या बोल रहा है कि D जो है वो H से बड़ा है। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं, एक साइन हमारे पास आ गया ग्रेटर का। फिर बोला कि H जो है वो D से बड़ा है या तो बराबर है, या फिर इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, अगर मैं H को यहां लिखूं और D को यहां लिखूं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। मैंने दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज की, तो साइन भी जो ऑपोजिट वाला था वो मैंने यूज कर लिया। अब क्या हो गया, दोनों कंक्लूजन मेरे गलत हैं, दोनों के बीच के एलिमेंट्स मेरे सेम हैं, और दोनों के बीच में तीनों साइन भी मेरे आ रहे हैं, ग्रेटर आ गया, लेस आ गया और इक्वल भी आ गया। भाई यहाँ ग्रेटर आ गया H के साथ, यहाँ D के साथ लेस आ गया, और ग्रेटर के साथ इक्वल भी तो जुड़ा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा है या तो बराबर है। ठीक है, तीनों साइन आ गए, दोनों कंक्लूजन मेरे अपने आप मतलब इंडिविजुअली गलत है, दोनों के बीच के एलिमेंट सेम है और तीनों साइन आ गए। आंसर क्या बनेगा मेरा, आइदर और। अब कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे कि सर D तो दिया ही नहीं है स्टेटमेंट में, सिर्फ H दिया हुआ है। जब D आपको दिया ही नहीं गया है तो आपने D और H के बीच में रिलेशन कैसे बता दिया,
है ना, सोच सकते हैं आप ये, और सोचना भी चाहिए, तभी आपका ये फंडा बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए मुझे स्टेटमेंट में एच दिया हुआ था, मुझे स्टेटमेंट में डी कहीं भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन मुझे ये भी पता है कि दो एलिमेंट्स के बीच में दुनिया में सिर्फ तीन ही कंपैरिजन हो सकते हैं, या तो बड़ा, या तो छोटा, या तो बराबर। तीन ही कंपैरिजन है मेरे पास। तो जब तीन कंपैरिजन है और आइदर और केस में मैंने क्या बताया था कि दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दोनों के बीच के एलिमेंट सिमिलर होने चाहिए, और दोनों के बीच में तीनों साइन आने चाहिए, ग्रेटर भी, लेस भी और इक्वल भी। अगर ये तीनों है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप आइदर और केस में तो फाइंड करेंगे, एक चीज और समझते कि क्यों आइदर और बन रहा है, क्यों हम इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं, कैसे मैं इसको साबित करूंगा। देखिए मेरे को एच दिया गया है स्टेटमेंट में और मेरे को डी नहीं दिया गया है स्टेटमेंट में, ठीक है, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि दोनों के बीच में यही तीन रिलेशन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और रिलेशन इनके बीच में हो ही नहीं सकता दुनिया में। तो या तो एच बड़ा हो जाएगा, या बराबर हो जाएगा, और या तो डी बड़ा हो जाएगा। बस आइदर और मैं लगा के और आगे चला जाऊंगा, क्योंकि अगर पहला सही है तो दूसरे को गलत होना ही पड़ेगा, और अगर मैं दूसरे को सही मानता हूं तो पहले को गलत होना ही पड़ेगा। ये आइदर और केस, इसका आंसर बनेगा आइदर और। क्या दिया गया आगे क्वेश्चन में? ठीक है, स्टेटमेंट दिया है लेकिन तीन पार्ट में दिया है। मैंने आपको बताया था कि पार्ट में भी स्टेटमेंट दिया रहेगा, हम चेन बना लेंगे, कॉमन एलिमेंट देखेंगे, उनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट है उससे उसकी पूरी चेन बन जाएगी। प्रैक्टिस के लिए हम उसको लिख के बना सकते हैं, प्रैक्टिस जब आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ कंक्लूजन देखेंगे और सॉल्व करके आगे चलेंगे। यहाँ पे अपन बना लेते हैं एक बार। सी के बाद देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, कॉमन है, एफ आई के बाद यहाँ पे इक्वल्स टू क्यू एंड ग्रेटर देन पी। अब कंक्लूजन में क्या बोला गया है? सी इक्वल्स टू पी। ये रहा सी और ये रहा पी, कुछ इक्वल दिख रहा है क्या इन दोनों के बीच में? इक्वल तो नहीं आ रहा है क्योंकि साइन ऑपोजिट आ गए, गलत हो गया। फिर डी इज ग्रेटर देन एफ, ये रहा डी और ये रहा एफ, ठीक है, डी और एफ के बीच में बोला गया है कि डी इज ग्रेटर देन एफ, डी इज ग्रेटर देन एफ बोला गया है। तो डी इज ग्रेटर देन एफ में देखेंगे हम तो यहाँ पे ये साइन ऑपोजिट हो गए, ब्रैकेट्स ऑपोजिट हो गए, तो ये भी हमारा कंक्लूजन गलत हो गया है। क्वेश्चन में आंसर हमारा नाइदर नॉर बन जाएगा साथियों। क्वेश्चन में जो आपको स्टेटमेंट दिया गया था वो पार्ट के फॉर्म में दिया गया था, तीन पार्ट दे दिए। तीन पार्ट में क्या किया मैंने, जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनकी हेल्प से उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने नोट डाउन कर दिया यहाँ पर। ऐसा प्रैक्टिस के टाइम हम कर सकते हैं ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उस स्टेटमेंट के लिए या उन चीज़ों के लिए कि हम कैसे कॉमन निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ कंक्लूजन ढूंढेंगे, स्टेटमेंट से उसका आंसर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही है, स्टेटमेंट में एक चेन जैसी दी हुई है, चेन के फॉर्म में है क्वेश्चन में। हम सीधे कंक्लूजन्स पे आते हैं, इसकी चेन हम फॉर्म नहीं करेंगे, सीधे कंक्लूजन्स पे चलते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, आपने देख लिया कैसे हम कर सकते हैं कॉमन निकाल के, तो जैसा भी सुटेबल है हम उसको लिख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है? कंक्लूजन में दिया हुआ है P इज ग्रेटर देन H, ठीक है, P इज ग्रेटर देन H, ये रहा P और ये रहा H। क्योंकि यहाँ से P और H के बीच में रिलेशन नहीं दिख रहा है तो P इज ग्रेटर देन H दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि भाई इक्वल टू का भी वैल्यू नहीं है, P को शिफ्ट कर सकता हूँ मैं J के स्थान पर, तो P इज ग्रेटर देन H मेरा कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। फिर बोला गया है Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू J, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू J। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि P बराबर J है, ठीक है, तो मैं P की जगह पे J लिख सकता हूँ, क्योंकि P और J तो इक्वल है, तो मैं P की जगह पे J लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। तो क्या बोला गया है कि J इज लेस देन इक्वल टू Q, J इज लेस देन इक्वल टू Q बोलूं या फिर Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू J बोलूं, सेम बात है। क्या किया मैंने, एलिमेंट्स पलट दिए तो उनके साइन पलट गए, लेकिन कहने का जो अर्थ है मेरा, जो निष्कर्ष है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इसलिए दोनों कंक्लूजन सही है। तो आंसर बनेगा 5 इफ बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 आर करेक्ट। जब दोनों ही कंक्लूजन मेरे सही होंगे तो मेरा आंसर बन जाएगा 5। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्या दिया हुआ है, चलिए सीधा हम कंक्लूजन पकड़ते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है A, B, B, D, H, E और A, ओके। कंक्लूजन की बात करते हैं, दिया हुआ है E इज लेस देन B, E इज लेस देन B, E कहां पर है मेरा, ये रहा E,
ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए अलग से दिया तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए मैंने यहां लिख दिया। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये पूरी चेन मेरी फॉर्म हो गई। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि ई इज लेस देन बी, तो ये रहा बी और ये रहा ई, इनके बीच में ऑपोजिट्स आ गए, ऑपोजिट्स आ गए मतलब ये गलत है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑपोजिट ब्रैकेट आ गए तो आपका कंक्लूजन वहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एच इज ग्रेटर देन सी बोल रहा है, एच इज ग्रेटर देन सी, तो सी से बी, बी से डी, डी से एच, साइन ऑपोजिट हो गए, देखिए साइन ऑपोजिट होगा यहाँ पे, तो ये कंक्लूजन भी मेरा गलत हो गया। दोनों कंक्लूजन गलत हैं लेकिन दोनों के एलिमेंट्स मेरे सिमिलर नहीं है, तो मैं आइदर और केस की तरफ मूव नहीं करूंगा। अगर मेरे एलिमेंट सिमिलर होते और दोनों के बीच में तीनों साइन आ रहे होते तो मैं आइदर और केस को एक बार चेक जरूर करता। तो दोनों गलत हैं, विच मीन्स इसका आंसर बनेगा नाइदर नॉर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, f इज ग्रेटर देन q, और सेकंड कंक्लूजन दिया f इज इक्वल टू q, f q से बड़ा है, और दूसरे में दिया f q के बराबर है। तो f और q ये रहा। ठीक है, चलो f और q के बीच की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, f से j, j से q, साइन ऑपोजिट हो गए, ब्रैकेट्स ऑपोजिट हो गए, मतलब मेरा पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा भी गलत है क्योंकि मेरे एलिमेंट्स सिमिलर हैं। दोनों कंक्लूजन गलत हैं, दोनों के एलिमेंट्स सिमिलर हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी, दोनों के बीच में तीनों साइन मेरे हैं या नहीं है। तीनों साइन कौन से, ग्रेटर, लेस और इक्वल। अगर ये तीनों साइन आ रहे हैं देन वील गो फॉर आइदर और केस। लेकिन देखो दोनों गलत हैं, दोनों के एलिमेंट सेम है लेकिन साइन सिर्फ दो ही हैं, एक ग्रेटर और इक्वल, लेस नहीं है, इसीलिए मैं आइदर और केस की तरफ मूव नहीं करूंगा। इसका आंसर बनेगा नाइदर नॉर। ना ही कंक्लूजन पहला सही है ना ही कंक्लूजन दूसरा सही है, दोनों ही गलत हैं। अगर मुझे यहाँ पे मेरा एक साइन और जो मिसिंग था वो मिल जाता तो मैं आइदर और केस को चेक करते और आइदर और केस हम आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन में कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है। कंक्लूजन में दिया हुआ है k इज लेस देन q, k q से छोटा है, k p p q दिख रहा है, k p और p, k और q के बीच में p कॉमन है लेकिन ऑपोजिट साइन दिख गए हमको, तो मेरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं देना उसको सोचने के लिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं, p इज लेस देन t, p इज लेस देन t, ये दिख रहा है p और t है ना, q और t बराबर, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो दिख जाएगा आपको p इज लेस देन t यानी t बड़ा है, तो ये कंक्लूजन मेरा सही है। तो आंसर क्या लगाऊंगा मैं, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, यदि केवल निष्कर्ष 2 मेरा सत्य है। पहला गलत है, दूसरा सत्य है। तो आपको ऐसे कॉमन निकाल के इक्वल टू को इधर उधर शिफ्ट करना है, क्योंकि इक्वल टू का मतलब है, अगर मैं लिखता हूं इसी को देखते हैं, p इज लेस देन t लिखूं या t इज ग्रेटर देन p लिखूं, लिखने का तरीका अलग है लेकिन जो मतलब है दोनों के या दोनों के बीच में जो रिलेशन मुझे दिया गया, जो कंपैरिजन मुझे दिया गया है वो तो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इक्वल में क्या है, p बराबर t या t बराबर p, दोनों में एक सा लिखाता है वो। तो इक्वल टू जब भी आता है तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ एलिमेंट के साथ, तो मुझे स्टेटमेंट को पढ़ने में या मेरे कंक्लूजन का आंसर निकालने में काफ़ी आसानी होती है। विद प्रैक्टिस आप भी ऐसा कर पाएंगे और आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी।